तो साथियों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के बारे में। जो हमारे जो जो हमने ब्रीडिंग मेथड्स में जो प्योर लाइन सिलेक्शन हमने पढ़ा, मास सिलेक्शन जो हमने पढ़ा, पेडिग्री मेथड जो हमने पढ़ा, बल्क मेथड हमने पढ़ा, मॉडिफाइड बल्क मेथड हमने पढ़ा। तो इनसे रिलेटेड है वो एग्जाम में है वो क्या क्या है वो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, उन्हीं को लेके हम आज थोड़ा डिस्कस वो करेंगे। तो क्या क्या हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसी को हम देखते हैं आज। तो पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्योर लाइन सिलेक्शन का प्रयोग मुख्यतः किस फसल में है वो किया जाता है। तो प्योर लाइन फसल का प्रयोग है वो मुख्यतः है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में है वो किया जाता है। मैं आंसर इसको लिख देता हूँ, टाइप ये रहा, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में है वो प्योर लाइन सिलेक्शन किया जाता है। क्यों किया जाता है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारी प्रोजेनी होती है वो क्या होती है, होमोजाइगस होती है। और होमोजाइगस होगी तो इससे है वो जो प्लांट्स है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म भी होगा। तो प्योर लाइन सिलेक्शन हमेशा है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में है वो किया जाता है रेदर देन क्रॉस पॉलिनेटेड। तो इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि प्योर लाइन सिलेक्शन है वो किस में किया जाता है, तो आंसर जाएगा सेल्फ पॉलिनेटेड। और प्योर लाइन सिलेक्शन है वो क्रॉस पॉलिनेशन, जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है हमारी बाजरा हुआ, उसमें क्यों नहीं किया जाता है। उसमें अगर मान लो हमने कर दिया, सपोज हमने प्योर लाइन सिलेक्शन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में कर दिया, तो जो उसका F1 बनेगा वो क्या होगा, है हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड होगा, जो F1 बनेगा हाइब्रिड होगा। या फिर उसका हमने क्रॉस किया तो जो संतति होगी वो क्या होगी, वो हाईली है वो डाइवर्स होगी। तो वो आगे जो प्रोजेनी बनेगी उसमें क्या होंगे, जो भी पोलन आएंगे दूसरे क्रॉप के वो उसमें मिक्सर होने के है वो चांसेस रहेंगे। तो वो हमारा प्योर लाइन बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम है वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में है वो प्योर लाइन सिलेक्शन है वो नहीं करते हैं, कोई मतलब नहीं है उसमें। क्योंकि उसमें क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में अगर हमने होगा ही नहीं पहली बात तो उसमें। और क्योंकि जो F1 बनेगा या फिर जो संतति बनेगी, जनरेशन जो आगे बनेगा वो क्या होगा, वो किसी और के साथ है वो अगले साल है वो किसी के साथ है वो क्रॉस कर जाएंगे, उसका पोलन है वो मिटिगेट हो जाएगा, उसमें मिक्सर आ जाएंगे, तो कंटामिनेशन हो जाएगा उसमें। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे मेरे पास कोई फील्ड की कोई वैरायटी है, उसको मैं है वो अगले साल है वो लगाता हूँ, सिलेक्शन किया उसमें अगले साल उसको मैं लगाता हूँ। कोई भी क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी है, बाजरा की वैरायटी है, उसको मैंने लगाया, तो जो हमारे को जो प्योर लाइन मिलना चाहिए था F2 में, जो अगले साल मिलना चाहिए था, वो कोई जरूर नहीं है जो F1 में है वैसा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो क्रॉस पॉलिनेटेड है, तो उसमें क्या होगा, पोलन का है वो मिक्सर होने के चांसेस है वो ज्यादा रहेंगे। तो हमारी प्योर लाइन रहेगी नहीं वैरायटी। तो इसीलिए है वो प्योर लाइन सिलेक्शन हमेशा है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में है वो किया जाता है। अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड में क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें है वो क्लोरल सिलेक्शन है वो होता है। तो इसीलिए है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में है वो प्योर लाइन सिलेक्शन किया जाता है। हाइब्रिड में है वो प्योर लाइन सिलेक्शन है वो नहीं किया जाता है। राइट? क्यों? तो प्योर लाइन सिलेक्शन हमेशा है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में किया जाता है, क्योंकि ये है वो हाईली होमोजाइगस एंड होमोजीनियस होती है। अब बात करते हैं दूसरे की, हमारी जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन से हमारा प्योर लाइन क्या होती है। तो प्योर लाइन क्या होती है, ये सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स होती है। मतलब एक ही पौधे से अगर हमने कोई बीज प्राप्त किया है उसको हम बोलेंगे प्योर लाइन। इट इज ए सिंगल इट इज ए प्रोजेनी ऑफ सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट इज नोन एज प्योर लाइन। तो इसका आंसर चला जाएगा जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स का समूह है, इट इज नोन एज प्योर लाइन। अगर उसमें कोई मिक्सचर है या फिर प्लांट्स है वो अलग अलग उसमें वेरिएशन आ रहा है, सपोज सीड्स के साइज में वेरिएशन आ रहा है, एक का ग्लोबुलर साइज का सीड है, एक का है वो एब्लोंग है, तो वो प्योर लाइन नहीं होगी। प्योर लाइन का मतलब होता है कि सिमिलर प्लांट्स है वो फिनोटिपिकली है वो सिमिलर से वो दिखने चाहिए, प्लांट हाइट है वो सिमिलर उसका दिखना चाहिए, उसका जो लीफ का कलर है वो भी ज्यादा वेरिएशन उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टेम डायमीटर है वो भी है वो
वो सिमिलर होना चाहिए। तो इसमें आंसर चला जाएगा प्योर लाइन क्या होती है, प्योर लाइन इज ए जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट, इट इज ए होमोजाइगस एंड होमोजीनियस। क्योंकि है ये हेट्रोजाइगस नहीं होती है, क्योंकि ये एक ही प्लांट से है वो हमने है वो प्रोजेनी ली है, तो क्या होगी, होमोजाइगस होगी, ये हेट्रोजाइगस नहीं होगी। और हाइब्रिड पॉपुलेशन, ये प्योर लाइन क्या है, हाइब्रिड पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि ये सिंगल प्लांट से लिए डेराइव्ड की है, तो ये हाइब्रिड भी नहीं होगी। हाइब्रिड क्या होता है, इट इज ए क्रॉस बिटवीन द टू इनब्रेड लाइन और टू वेराइटीज इज नोन एज हाइब्रिड। जैसे ए और बी है, इसका क्रॉस करने से क्या बनेगा, हमारे पास हाइब्रिड बनेगा। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन के प्योर लाइन है वो क्या होती है, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स का है वो समूह है। ठीक है, ये कैसी होती है, होमोजाइगस और होमोजीनियस है वो ये होती है, राइट। अब बात करते हैं हम इसमें ये जो इसका जो प्योर लाइन सिलेक्शन है वो किसने दिया था, तो प्योर लाइन सिलेक्शन है वो हमने डिटेल में पढ़ा था, वो जॉनसन ने है वो प्योर लाइन सिलेक्शन है वो दिया था। प्योर लाइन सिलेक्शन की थ्योरी है वो जॉनसन ने दी थी, नेल्सन एले ने नहीं दिया था। इन्होंने है जो ये मेंडल है, इन्होंने वो सेग्रीगेशन वो दिया था, जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये इन्होंने मेंडल ने दिया था। ठीक है, जॉनसन ने क्या दिया था, प्योर लाइन थ्योरी है वो प्रपोज की थी। तो इन्होंने कैसे प्रपोज की थी, हमने एक्सप्लेनेशन किया था कि इन्होंने है वो राजमा की को लिया था, फेजोलिस वल्गरिस को लिया था। उसमें है वो 3 टाइप के उन्होंने है वो सीड को है वो सिलेक्शन किया था। कौन कौन से, एक तो बड़े साइज के, बिग साइज, मीडियम साइज और स्मॉल साइज, बड़े मध्यम आकार के और छोटे साइज के है वो बीज का है इन्होंने है वो सिलेक्शन है वो किया था। उसके बाद में जो बड़े साइज के थे उनको फर्दर उन्होंने है वो 2 पार्ट में है वो डिवाइड किया था। बड़े साइज के सीड्स को फिर उन्होंने 6-7 जनरेशन तक अलग किया था। उसमें जो उन्होंने वेट को ऑब्जर्व किया था कि जो बड़े साइज से सीड्स है उसमें वो वेट इंक्रीज हुआ है, बहुत कम हुआ है लेकिन कम हुआ है। छोटे साइज में भी सीड्स में वो वेट है वो इंक्रीज हुआ है लेकिन कम हुआ है। फिर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि प्योर लाइन के अंदर हम अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो वो इफेक्टिव नहीं है, बहुत ही कम माइनर है वो वेरिएशन साइज में है वो आया है। फॉर एग्जांपल जो बड़े साइज है वो 451 का मिलीग्राम का सीड प्राप्त हुआ, जो छोटे साइज से है वो सीड में 6-7 जनरेशन तक हमें है वो 200 है वो मिलीग्राम तक का है वो हमें है वो सीड से वो प्राप्त हुआ, 400 मिलीग्राम से थोड़ा कम वो प्राप्त हुआ। तो इसका जो वेरिएशन है वो उन्होंने है वो बहुत ही है वो कम उन्होंने है वो ऑब्जर्व किया था। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि प्योर लाइन के अंदर अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो वो है वो इफेक्टिव नहीं है। हाँ, मिक्स पॉपुलेशन में अगर हम सिलेक्शन करते हैं जहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी प्रेजेंट है वहां अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो वो क्या है, इफेक्टिव है। तो ये प्योर लाइन सिलेक्शन का है वो किसने दिया था, जॉनसन ने है वो प्रपोज है वो किया था। तो ये मेंडल ने है वो सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का है वो लॉ उन्होंने है वो प्रतिपादित किया था। और जो फिशर है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने है वो स्टैटिस्टिक्स और एग्री जो हमारे जो मेंडेलियन लॉ है उनको है वो मिक्स करके है वो इन्होंने है वो थ्योरी है वो प्रपोज की थी। मतलब मेंडेलियन लॉ में स्टैटिस्टिक्स का है वो कैसा यूटिलाइजेशन है उन्होंने है वो फिशर ने है वो दर्शाया था। और जो नीलसन एले है इन्होंने है वो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का है वो थ्योरी है इन्होंने है वो दी थी। तो आगे बात आपको समझ में, पहला है प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में करते हैं। और प्योर लाइन सिलेक्शन होता है क्या है, ये क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स होते हैं। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट। तो ये हो गया प्योर लाइन सिलेक्शन। उसके बाद में है कि प्योर लाइन सिलेक्शन है वो किसने है वो प्रतिपादित किया था या प्रस्ताव इसका किसने रखा था, तो वो जाएगा जॉनसन। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्योर लाइन सिलेक्शन की थ्योरी, प्योर लाइन सिलेक्शन थ्योरी किसने दी थी, जॉनसन ने दी थी। और ये किसमें दी थी है वो हमारे बीन में है वो इन्होंने है दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन। प्योर लाइन सिलेक्शन से जो
जो किस में विकसित होती है, उसकी अडोप्टेबिलिटी है वो कैसी होती है, वो कैसे अडोप्ट कर जाएगी इन्वायरमेंट में या नहीं कर जाएगी। तो इसका आंसर पहला है ऑप्शन वाइड अडोप्टेबिलिटी होती है, सेकंड ऑप्शन है वेरी वाइड होती है, थर्ड होती है नैरो होती है, चौथा ऑप्शन है यूनिवर्सल, मतलब सब जगह। तो इसका आंसर है वो नैरो। कैसे होगा नैरो? क्योंकि प्योर लाइन क्या होता है, होमोजाइगस होता है। तो होमोजाइगस होगा तो उसका प्लांट्स भी क्या होगा, सेम होगा। उसकी प्लांट्स में मतलब हाइट उसकी सेम होगी, जो सीड्स का है वो आकार भी है वो सेम होगा, उसका फ्लावर कलर्स भी है वो सेम होगा, उसकी यील्ड जो आएगी वो भी क्या आएगी, ऑलमोस्ट सेम आएगी। तो अगर हम इसको अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में उसको लगाएंगे प्योर लाइन सिलेक्शन को, तो क्या होगा, अगर उसमें कुछ भी, अगर मान लो क्लाइमेट में कोई भी वेरिएशन हुआ, मान लो हाई टेम्परेचर आ गया या फिर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, उधर वहां पे आर्द्रता ज्यादा हो गई, तो पूरा बीज ही है वो खराब हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो अडोप्टेबिलिटी इसकी क्या है, वो नैरो है, क्योंकि है वो होमोजाइगस और होमोजीनियस है, यूनिफॉर्मिटी है वो इसमें है वो ज्यादा है। बात करते हैं यूनिफॉर्मिटी की, तो प्योर लाइन में है वो यूनिफॉर्मिटी ज्यादा है। जो समान होगा, यूनिफॉर्म होगा, वो क्या है, वो क्या होगा, मतलब वो अडोप्ट नहीं कर पाएगा क्लाइमेट को, इसलिए उसका जो जो अडोप्टेबिलिटी है वो नैरो है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक बंदा सिंपल जो ऑलराउंडर है, एक ऑलराउंडर होता है हमारे क्रिकेट मैच में, तो all-rounder क्या होगा, बैटिंग नहीं चलेगी तो उसकी बॉलिंग चल जाएगी, मान लो बॉलिंग भी नहीं चली तो उसकी फील्डिंग और वो चल जाएगी, फिर कैचिंग एबिलिटी भी उसकी है वो चल जाएगी। एक बंदा होगा जो प्योर मतलब बैट्समैन होगा, तो वो अगर जीरो पे आउट हो गया तो फिर आगे उसका कोई रोल ही नहीं है, ऐसा लगेगा इसको तो फालतू में एक्स्ट्रा लिया गया है जैसे। उस हिसाब से है वो, जो प्योर लाइन है वो एक सिंगल के लिए वो स्पेसिफिक है, बैट्समैन है तो बैट्समैन ही है, बॉलिंग है तो बॉलिंग ही है, राइट। तो इस हिसाब से आप इसको थोड़ा इंटरलिंक करके है वो थोड़ा समझ सकते हो। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सिलेक्शन में वेरिएशन क्यों नहीं बढ़ती है, प्योर लाइन सिलेक्शन में है वो वेरिएशन क्यों नहीं बढ़ती है। पहला ऑप्शन है म्यूटेशन के कारण, नहीं, म्यूटेशन इसमें है वो, म्यूटेशन इसका है वो रीजन नहीं है। दूसरा है नेचुरल क्रॉसिंग, इसमें नेचुरल क्रॉसिंग होती नहीं है। तीसरा है होमोजाइगोसिटी, या होमोजाइगोसिटी होता है इसलिए उसमें है वो वेरिएशन है वो नहीं बढ़ती है, क्योंकि उसका जीन्स है वो होमोजाइगस और होमोजीनियस होता है। जीन जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट सिमिलर होता है उसका, तो उसमें वेरिएशन के कोई चांसेस नहीं आएंगे। तो इसका आंसर, राइट आंसर चला जाएगा होमोजाइगोसिटी, ठीक है। तो ये आंसर इसका चला जाएगा। अगर इसमें होमोजीनियसिटी भी ऑप्शन में हो, अगर इसमें होमोजीनियसिटी भी ऑप्शन में हो, तो ये होमोजीनियसिटी वाला भी आंसर इसमें है वो चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्योर लाइन सिलेक्शन के बाद यील्ड इंक्रीज क्यों रुक जाती है, मतलब यील्ड इंक्रीज है वो क्यों रुक जाती है प्योर लाइन सिलेक्शन के बाद में। तो इसमें क्या होगा, प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है, होमोजाइगोसिटी होती है, होमोजीनियस होता है। आंसर इसी पे टिका है, होमोजाइगस और होमोजीनियस में। होमोजाइगोसिटी होती है, होमोजीनियस होता है। होमोजाइगोसिटी क्योंकि एक ही प्लांट से वो डेवलप किया गया है, उसका जीन है वो सिमिलर है, ठीक है। तो उसमें क्या है, कोई वेरिएशन है वो नहीं आएगा, वेरिएशन नहीं आएगा तो यील्ड है वो इंक्रीज आगे वो फर्दर नहीं होगी, और प्योर लाइन सिलेक्शन में है वो यील्ड इंक्रीमेंट का चांसेस है वो बहुत कम होता है। तो इसका आंसर जाएगा हमारा नो, इसका आंसर जाएगा नो जेनेटिक वेरिएशंस, राइट। इसका आंसर ये चला जाएगा नो जेनेटिक वेरिएशन। प्योर लाइन सिलेक्शन के बाद यील्ड इंक्रीमेंट क्यों नहीं होती है, पहला ऑप्शन है डिजीज के कारण, नहीं ये नहीं, डिजीज के कारण नहीं। नो जेनेटिक वेरिएशन, यस, कोई कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो क्या होती है, होमोजाइगस होती है। होमोजाइगस क्यों होती है, क्योंकि वो एक ही से वो डेराइव्ड होती है। होमोजीनियस क्यों होती है, क्योंकि डेराइव्ड होती है तो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जेनेटिक जो कंटेंट है वो जीन है जो उसका है वो भी है वो सिमिलर है वो रहेगा। पुअर सोइल की वजह से है वो नहीं होता है, क्लाइमेट चेंज नो। तो इसका आंसर चला जाएगा अपना नो जेनेटिक वेरिएशन। अगला क्वेश्चन है, प्योर लाइन सिलेक्शन है वो सबसे ज्यादा है वो कहाँ है वो उपयुक्त होती है, कहाँ है वो यूजफुल है वो होती है। तो प्योर लाइन सिलेक्शन वहीं पे यूजफुल हम कर सकते हैं, उसी से हम वेराइटी बना सकते हैं, जो वेराइटी क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर वेराइटी यूनिफॉर्म नहीं है तो प्योर लाइन सिलेक्शन करने से कोई उसका कोई फायदा है वो नहीं है। तो इसका आंसर है वो चला जाएगा अपना बी आंसर। इसका आंसर क्या जाएगा, बी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेराइटी के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्योर लाइन सिलेक्शन में सिलेक्शन किस स्टेज पर किया जाता है।
ऑप्शन है सीडलिंग स्टेज पर, सिंगल प्लांट स्टेज पर, फैमिली लेवल पर या पॉपुलेशन लेवल पर। तो प्योर लाइन सिलेक्शन है वो ये है वो प्लांट सिंगल प्लांट्स लेवल पर है वो, हम सिंगल प्लांट्स को ही है वो सिलेक्ट करेंगे प्योर लाइन में। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन का मतलब हुआ कि हाँ ये पॉपुलेशन थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है, पॉपुलेशन मतलब मिक्स पॉपुलेशन से हम सेलेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे सीड्स को हम सेलेक्ट करके इकट्ठा कर देंगे, नहीं, हम मिक्स पॉपुलेशन में देखते हैं 1000 पौधे या 500 पौधे हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल प्लांट्स के सीड्स को हम इंडिविजुअल प्लांट्स को हम टैग करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उससे हम सीड को है वो हार्वेस्ट, अलग अलग प्लांट्स को है वो सीड्स के है वो हार्वेस्ट करेंगे। सपोज 100 सीड्स हम 100 प्लांट्स हमने सेलेक्ट किए, बढ़िया प्लांट्स हमने सेलेक्ट कर लिए 100, जिसका प्लांट हाइट भी ज्यादा है, उसकी लंबाई भी ज्यादा है, उसमें स्टेम डायमीटर भी ज्यादा है, उसका यील्ड भी ज्यादा है, सीड का जो साइज है वो भी है वो बढ़िया है, तो उसको हम अलग अलग पैकेट में है वो डाल के है वो कर देंगे, मिक्स है वो नहीं करेंगे। तो इसलिए बोलते हैं सिंगल प्लांट्स को ही इसमें है वो सेलेक्ट किया जाता है। जबकि मास सिलेक्शन में क्या करते हैं, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में जितने भी हम सीड्स लेते हैं वो सारे आपस में मिक्स करके नेक्स्ट जनरेशन में हम ग्रो हम कर देते हैं। तो ये इसका है वो, इससे है वो कंफ्यूज मत होना पॉपुलेशन से, ठीक है। हाँ अगर इस पॉपुलेशन में ये आया होता हेट्रोजाइगस मतलब मिक्स पॉपुलेशन से सिंगल प्लांट से, तो फिर ऑप्शन आता बहुत दी, फिर हम मिक्स पॉपुलेशन भी होगा और सिंगल मिक्स पॉपुलेशन का सिंगल प्लांट से वो उसमें हम ऐसा करके इसमें वो ऑप्शन है वो आता। अभी इसमें क्लियर कट दिख रहा है सिंगल प्लांट्स का, तो आंसर चला जाएगा बी सिंगल प्लांट, राइट। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, प्योर लाइन वेराइटीज में जेनेटिक प्योरिटी कैसी होती है। तो हमें पता है प्योर लाइन वेराइटी क्या है, प्योर है, सिंगल प्लांट से वो डेराइव्ड है, तो उसकी जेनेटिक प्योरिटी क्या होती है, वेरी हाई होती है, इसमें कोई है वो मिक्सचर से वो नहीं होता है। तो जेनेटिक प्योरिटी प्योर लाइन में कैसी होगी, हाई होगी। जबकि क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप क्या होगा, जो वेरिएशन से जो प्योरिटी है वो क्या होगी, जेनेटिक प्योरिटी उसमें वो कम होती है। क्यों, तभी तो हम क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में आप देखना आइसोलेशन डिस्टेंस है वो हमेशा ज्यादा रखता है। जब हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं या सिंपल सीड का प्रोडक्शन करते हैं, तो जैसे बाजरा की वैरायटी है, तो बाजरा की वैरायटी तो उसके साथ में बाजरा है वो सीड प्रोडक्शन के लिए हम नहीं लगाते हैं, बहुत ज्यादा दूरी पर लगाते हैं, लगभग 800 मीटर के 800 मीटर और 200 मीटर 400 मीटर या उससे भी ज्यादा हमें वो हाइट पर है वो रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि वो क्रॉस पोलिनेटेड है, तो उसका है वो हो सकता है वो कोई दूसरी वैरायटी है, वो हमारी मेन वैरायटी में उसके पोलन आके है वो फर्टिलाइज करके एक नई वैरायटी बना दे, तो जेनेटिक प्योरिटी क्या हो जाएगी, उसकी डिटोरिएट हो जाती है। तो प्योर लाइन तो क्या है, सिंगल प्लांट से ही हमने डेराइव की है, उसमें कोई क्रॉस पोलिनेशन नहीं है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में होती है, तो उसकी जेनेटिक प्योरिटी भी क्या होगी, हायर होगी। तो इसका आंसर है वो चला जाएगा वेरी हाई। अगला है प्योर लाइन सिलेक्शन में कौन सी शक्ति है वो नहीं होती है, कौन सी पावर है वो प्योर लाइन सिलेक्शन में नहीं होती है। तो हमें पता ही है ये नैरो अडोप्टेबिलिटी होता है, ये हायर अडोप्टेबिलिटी इसकी नहीं होती है। प्योर लाइन क्या है, सिंगल प्लांट से डेराइव्ड है, तो ये क्या है, जब हम इसको अलग कंडीशंस में लगाएंगे तो वहां पे क्या होंगे, अगर मान लो कि कोई क्लाइमेट कंडीशन सूटेबल नहीं हुई, तो अगर पूरी फसल का भी है वो उसमें वो खराब होने के चांसेस रहेंगे, वहां अडोप्टेबल नहीं कर पाएगा वो। मैंने एग्जांपल दिया था क्रिकेट मैच का, एक ऑलराउंडर है तो वो सब जगह वो सब फील्ड में वो परफॉर्मेंस कर देगा, लेकिन अगर एक बैट्समैन है तो वो केवल बैटिंग में ही है वो परफॉर्म करेगा। तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ब्रॉड अडोप्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये है वो शक्ति इसमें नहीं होती है। ये उसमें पूछा है कि इसमें कौन सी शक्ति नहीं होती है, कौन सा पावर इसमें नहीं होता है, तो प्योर लाइन में वो ब्रॉडर अडोप्टेबिलिटी का पावर है वो नहीं होता है। अगर ये पूछ लेता है इसमें प्योर लाइन सिलेक्शन में कौन सा पावर होता है, तो नैरो अडोप्टेबिलिटी का इसमें है वो पावर होता है, ये उसमें है वो आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्योर लाइन सिलेक्शन मुख्यतः किस क्रॉप में है वो प्रयोग होता है। आपको पता है ये प्योर लाइन है वो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में प्रयुक्त होता है। वीट क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड है। मेज क्या है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। मोनोशियस है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। बाजरा क्या है, क्रॉस पोलिनेटेड है। प्रोटोगाइनी होता है इसमें, बाजरे में क्या होता है, प्रोटोगाइनी। अगर हम पढ़ेंगे प्रोटोगाइनी और प्रोटेंडी, ये हमने पढ़ा है पोलिनेशंस में। आपने जो वीडियो मेरी वो नहीं देखी है लेक्चर, आप उसमें देख सकते हो प्रोटेंडी क्या होता है, प्रोटोगाइनी क्या होता है। बाजरा में क्या होता है, प्रोटोगाइनी पाई जाती है। गाइनी का मतलब होता है कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो पहले है वो मेच्योर हो जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पहले, उसको बोलते हैं हम
सबसे ज्यादा है वो बाजरा में पाई जाती है। मेज में क्या होता है, मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब होता है मेज में फ्लावर है वो एक ही प्लांट में प्रेजेंट होंगे, लेकिन उनकी जो पोजीशन है वो अलग अलग होगी। उसको बोलते हैं हम मोनोशियस। आपने देखा होगा सिल्क एंड कोब, वो कोब है वो नीचे आएगा, सिल्क है वो ऊपर आता है, तो पोजीशन है वो अलग अलग होगी। तो अलग अलग होगी तो ये आपस में क्या होगा, जब वो जो पोलन का ट्रांसफर होगा वो मेल से फीमेल की तरफ होगा, तो ये एक तरह से क्रॉस पोलिनेशन है। इसको गाइडेनोगेमी भी है वो बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। प्योर लाइन सिलेक्शन है वो किस में किया जाता है, अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है, वो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में किया जाता है। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में है वो ये किया जाता है। तो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में क्या है, वीट है, तो वीट क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड है, तो इसमें वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन से प्योर लाइन सिलेक्शन किस प्रिंसिपल पर है वो आधारित होता है। तो प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या होता है हमारा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता है इसमें। इसमें क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें डिस्कस किया था। जो हमारा बल्क मेथड का जो वीडियो था कल का, उसमें हमने डिस्कस किया नेचुरल सिलेक्शन क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब नेचर ने ही है वो सेलेक्ट किया होता है, उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल का मतलब हम खुद वो सिलेक्शन करते हैं प्लांट्स में। कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन दी मॉर्फोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके प्लांट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, उसका यील्ड परफॉर्मेंस कैसा है। तो प्योर लाइन में हम क्या करेंगे, प्योर लाइन होता है क्या है, सिंगल होम हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, मिक्स पॉपुलेशन हुआ, उसमें हमने सीड्स को लिया, फिर उसको क्या किया, आगे है वो प्रोजेक्ट उसमें है वो लगा दिया, हमने फील्ड में लगा दिया। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसमें सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। फिर उसके जो सिलेक्टेड जो प्लांट है उनके सीड्स को अलग 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 थैलियों में पैक करेंगे। फिर अगले साल उसको अलग अलग रो में है वो हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन किया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से है वो इसमें क्या कर दिया, हमने क्या किया, हमने खुद किया है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचर ने तो किया नहीं है। हमने बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी प्लांट्स को सेलेक्ट किया, कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं है, तो उस हिसाब से हमने सेलेक्ट करके है वो ग्रो है किया। खुद ने हमने सेलेक्ट किया, ने आर्टिफिशियल हमने खुद किया सिलेक्शन वहां पे, तो क्या हो गया उसमें आंसर चाहेगा आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन होगा, उसमें होगा। नेचुरल सिलेक्शन किसमें होता है, मास सिलेक्शन हुआ, बल्क मेथड हुआ। बल्क मेथड में क्या होता है, पूरा नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि बल्क मेथड में क्या होगा, दो वेराइटी होगी, क्रॉस करेंगे, F1 बनेगा। F1 बनने के बाद में उसको सीड्स को हार्वेस्ट किया, फिर अगले साल कुछ सीड्स हमने रख दिए, अगले साल उसको है वो लगा दिया। फिर अगले सामने कोई दिमाग नहीं लगाया, सीधा जो है आया सीड वो लिया और अगले साल लगा दिया, फिर अगले साल लगा दिया, कुछ सीड रख दिए, अगले साल वही सीड लगा दिए, कुछ अगले साल लग दिए, फिर लगा दिए। ऐसा हम 6-7 ईयर तक हम करेंगे। तो वहां पे क्या है, नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब हुआ कि उसमें मान लो कोई अच्छे सीड हुए वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे, क्या पता वो हमने सेलेक्ट, क्या पता वो हमने नहीं लिए, ठीक है ना। तो वो नेचुरल सिलेक्शन हो गया। जो जो खराब सीड थे वो हमने ले लिए, वो ले लिए क्योंकि हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, हमने कोई सिलेक्शन अप्लाई नहीं किया, ठीक है ना। तो वहां पे चांसेस बनता है नेचुरल सिलेक्शन का। लेकिन यहाँ तो क्या है, प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, बल्क मेथड में 7 जनरेशन तक हम कोई सिलेक्शन है वो नहीं करते हैं, कि वैरायटी परफॉर्मेंस को देखते रहते हैं कि हाँ ये उससे तो बढ़िया आ रहा है, उस जनरेशन से तो बढ़िया आ रहा है। फिर उसको हम क्या करते हैं, उसमें हम सिलेक्शन अप्लाई करते हैं 8वें साल में, 7वें 8वें साल में वो सिलेक्शन हम अप्लाई करते हैं बल्क मेथड में। वहां से फिर हम सिलेक्शन वो प्लांट्स को लेंगे, सीड्स को, वही कहानी जो प्योर लाइन में होती है, अलग अलग सीड्स को अलग अलग थैलियों में पैक करेंगे, उसको है वो अलग अलग रो में हम उसको है वो लगाएंगे। फिर उसके बाद में उसको प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल लगाएंगे, फिर मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल, फिर हम क्या करेंगे, वैरायटी को है वो रिलीज करेंगे। तो वो प्रोसेस है, उसमें उसमें 7वें 8वें जनरेशन के बाद में हम सिलेक्शन अप्लाई करते हैं। जब तक कि तो हमारी वैरायटी है वो स्टेबल हो चुकी होती है, जब तक हमारा है वो जो वैरायटी है उसमें होमोजाइगोसिटी है वो लगभग 100% है वो आ चुकी होती है। तो इसका आंसर यही है। प्योर लाइन सिलेक्शन किस प्रिंसिपल पर आधारित है, वो नेचुरल सिलेक्शन नहीं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन पर है वो आधारित। ये हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता नहीं है, कोई चांस नहीं है, तो इसमें ये आंसर नहीं है। इसमें क्या है, नेचुरल जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है वो अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब आता है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन से प्योर लाइन सिलेक्शन में इन्वायरमेंट का क्या है वो प्रभाव पड़ता है। तो प्योर लाइन सिलेक्शन में है वो इन्वायरमेंट का है वो
क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्योर लाइन सिलेक्शन में इन्वायरमेंट का प्रभाव है वो पड़ता है, लेकिन टेम्परेली पड़ता है। ठीक है, जेनेटिक चेंज है वो नहीं करता है, और परमानेंट चेंज भी है वो नहीं करता है। म्यूटेशन लाता है, हाँ कुछ हद तक कभी कभी है वो म्यूटेशन इसमें है वो आ सकता है, लेकिन इसीलिए तो ये है वो टेम्परेरी इफेक्ट है वो क्या करता है, प्योर लाइन है वो शो है वो करता है। ये हो गया अपना आंसर। प्योर लाइन सिलेक्शन की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है टाइम कंज्यूमिंग। नहीं, प्योर लाइन वेराइटी है वो 7-8 साल में वो रिलीज हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। नो न्यू वेरिएशंस, ठीक है। उसके बाद में हाई कॉस्ट, हाई कॉस्ट भी इसमें कोई ज़्यादा है वो आती नहीं है, तो 6-7 साल में वेराइटी रिलीज हो जाती है। डिजीज ससेप्टेबिलिटी नहीं, तो इसका आंसर जाएगा आपका नो जेनेटिक वेरिएशंस, नो न्यू वेरिएशंस, कोई वेरिएशन नया है वो इसमें डेवलप नहीं होगा, क्योंकि इसमें वेराइटी ऑलरेडी क्या है, प्योर लाइन है, होमोजाइगस और होमोजीनियस है, तो वो बाहर से जो वेरिएशन आएगा उसमें कोई वेराइटी है वो, कोई न्यू वेरिएशन है वो नहीं डेवलप होता है। इसीलिए तो है वो प्योर लाइन वेराइटी में है वो सिलेक्शन है वो क्या होता है, सिलेक्शन है वो इनइफेक्टिव होता है। प्योर लाइन जो सिलेक्शन है उसमें, प्योर लाइन वेराइटी में अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो वो क्या होता है, इनइफेक्टिव होता है, राइट। तो अगला है, अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा इम्पोर्टेंट, सिलेक्शन किस प्रकार की फसल में है वो अधिक है वो उपयोगी है? तो मास सिलेक्शन है वो किस प्रकार फसल में है वो ज्यादा है वो किया जाता है? तो मास सिलेक्शन है वो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में किया जाता है, क्योंकि उसका जो जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा, हेट्रोजाइगस और हेट्रोजीनियस है वो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, बात करते हैं मास सिलेक्शन किस प्रकार की फसल में वो किया जाता है? तो वो है वो मास सिलेक्शन है वो सेल पॉलिनेटेड में नहीं किया जाता है, सेल पॉलिनेटेड में प्योर लाइन सिलेक्शन होता है। मास सिलेक्शन में क्या होगा, मास सिलेक्शन है वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप जाता है, क्योंकि जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में क्या होगा, जो जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो होमोजाइगस और होमो, राइट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मास सिलेक्शन में सिलेक्शन का मेन बेस क्या है, उसका आधार क्या है? मास सिलेक्शन में है वो सिलेक्शन है वो किस आधार पर है वो किया जाता है? तो मास सिलेक्शन है वो सिलेक्शन है वो उसका है वो मेन बेस है वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, क्योंकि मास सिलेक्शन में है वो फिनोटाइप के बेस पर है वो हम वो सिलेक्शन करते हैं, राइट। फिनोटाइप बेस इसका नहीं है, फिनोटाइप के बेस पर हम वो सिलेक्शन करेंगे, जो अच्छा वेराइटी होगी 7-8 जनरेशन के बाद में जो भी अच्छी वैरायटी होगी उसका हम सिलेक्शन है वो करेंगे बेस्ड ऑन दी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, क्या उसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसके हिसाब से है वो हम उसमें है वो सिलेक्शन है वो अप्लाई करेंगे। पेडिग्री में नहीं, क्रोमोसोम बेस पर नहीं, केवल और केवल फिनोटाइपिक बेस पर हम लोग इसमें वो है वो जो भी प्रोजेनी आएगी उसको हम सेलेक्ट हम करेंगे। तो इसका आंसर चला जाएगा हमारा फिनोटाइपिक बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मास सिलेक्शन में जेनेटिक प्योरिटी है वो कैसी होती है? मास सिलेक्शन में वो जो जेनेटिक प्योरिटी है वो कैसी होगी? तो मास सिलेक्शन में जेनेटिक प्योरिटी है वो मॉडरेट होगी, क्योंकि मास सिलेक्शन है वो किसमें किया जाता है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में किया जाता है। तो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में किया जाता है तो उसमें चांसेस रहता है कि कोई आगे से कोई जब अगले जनरेशन में हम ग्रो करेंगे सीड्स को तो उसमें कोई पोलन आके उसको फर्टिलाइज कर सकता है, तो उसकी जेनेटिक प्योरिटी क्या होगी, नैरो हो जाएगी, उसमें है वो जेनेटिक प्योरिटी है वो कम हो जाएगी, बहुत कम भी नहीं होगी बट मॉडरेट टाइप में इसको आंसर हम बोल सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मास सिलेक्शन से विकसित वैरायटी है वो कैसी होती है? ठीक है, तो मास सिलेक्शन से विकसित वैरायटी कैसी होगी,
ये होगी, पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म, नहीं, क्यों यूनिफॉर्म किस में होती है, हमारी प्योर लाइन में, यूनिफॉर्म वैरायटी है वो प्योर लाइन में होती है। हेट्रोजाइगस, हेट्रोजीनियस, प्योर लाइन, प्योर लाइन नहीं होती है, मास सिलेक्शन से वैरायटी प्योर लाइन नहीं होती है। हाइब्रिड, नो, इसका आंसर चला जाएगा हेट्रोजीनियस एंड हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस होगी मास सिलेक्टेड वैरायटी और हेट्रोजीनियस होगी उसका जो जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होगा, डिफर होगा, और हेट्रोजाइगस भी होगा। ठीक है, जो मॉर्फोलॉजिकल जो प्लांट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उसमें है वो डिफर करेंगे। अब बात करते हैं मास सिलेक्शन में अडोप्टेबिलिटी कैसी होती है। तो मास सिलेक्शन में अडोप्टेबिलिटी वो वाइड होती है, जबकि प्योर लाइन सिलेक्शन में अडोप्टेबिलिटी है वो कम होती है, क्योंकि उसका नैरो जेनेटिक बेस होता है, उसमें है वो अडोप्टेबिलिटी है वो कम होती है। जबकि मास सिलेक्शन का क्या होगा, वाइडर बेस जो जेनेटिक बेस होता है वो अडोप्टेबिलिटी है वो इसकी है वो हाई होती है। मैंने आपको बता ही दिया था एग्जाम्पल से कि कैसे उसकी है वो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में कैसे है वो, जो प्योर लाइन सिलेक्शन है उसमें कैसे है वो अडोप्टेबिलिटी है वो उसकी है वो नैरो होती है, जबकि इसमें है वो हाई होती है, सॉरी वो वाइड है वो चला जाएगा मास सिलेक्शन उसमें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, मास सिलेक्शन में प्रोजेनी टेस्ट होता है क्या। तो मास सिलेक्शन में प्रोजेनी टेस्ट हम नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि हम जो प्योर लाइन होता है उसमें हम क्या करते हैं, प्रोजेनी टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्योर लाइन में ये पॉपुलेशन है हमारी, उसको हमने अगले साल के लिए हमने क्या किया, लगाया, बेस्ड ऑन दी जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उसमें हमने सेलेक्ट किया और उसको लगाया। तो जो सीड्स होंगे ना इस साल हम जो सेलेक्ट करेंगे उसको अलग अलग रो में हम लगाएंगे, उसको बोलेंगे इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी रो। ठीक है, इसको इंडिविजुअल में लगाएंगे, फिर इस सीड्स को इंडिविजुअल ही हम आगे हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा करेंगे 6-7 जनरेशन तक। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी यील्ड है वो ट्रायल है वो लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, मल्टी लोकेशनल यील्ड वो ट्रायल है उसमें है वो लगाएंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, वैरायटी को है वो रिलीज करेंगे। तो ये तो हो गया आपका प्योर लाइन सिलेक्शन। अब बात करते हैं मास सिलेक्शन की। तो मास सिलेक्शन में जो भी हमारे पास जो मिक्स पॉपुलेशन है उसमें हमने सीड्स वो हमने प्लांट्स को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में सीड्स को है वो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पूरे सीड्स को है वो अलग अलग प्रोजेनी रो में नहीं, यहाँ तो हमने प्रोजेनी रो में लगाया सबके सीड्स को, प्लांट्स के सीड्स को, यहाँ हमने क्या किया, प्रोजेनी रो में नहीं लगा के सीधा ही ये वो लगा दिया। ऐसी प्रकार से फिर अगला भी ऐसा लगा दिया। तो यहाँ पे हम प्योर लाइन तो ऐसा ऐसा करके है वो हम 7-8 जनरेशन तक हम 7 to 8 जनरेशन तक हम ये करते हैं। तो लास्ट में क्या होगी, हमारी जो वैरायटी होगी वो बन जाएगी, और उसको फिर हम प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल लगाएंगे, फिर मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल लगाएंगे, फिर वैरायटी को है वो रिलीज हम कर देंगे। तो इसमें डिफरेंस इतना ही है प्योर लाइन सिलेक्शन और मास सिलेक्शन में। मास सिलेक्शन में है वो हम है वो प्रोजेनी टेस्ट हम नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये यही है वो पूछा जाता है, जबकि प्योर लाइन में है वो प्रोजेनी टेस्ट हम करते हैं। राइट, अब अगला बात करते हैं क्वेश्चन की, मास सिलेक्शन की सबसे बड़ी है वो विशेषता क्या है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है मास सिलेक्शन का। तो मास सिलेक्शन का सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगा उसमें, वो ये है वो फास्ट मेथड है कंपेयर टू अदर मेथड्स। तो आई होप आपको ये आया होगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं मास सिलेक्शन में यील्ड इंप्रूवमेंट क्यों सीमित है। मास सिलेक्शन में है वो यील्ड इंप्रूवमेंट है वो कैसे है वो सीमित है। पहला ऑप्शन है इन्वायरमेंट इफेक्ट, इन्वायरमेंट के इफेक्ट के कारण। दूसरा है कि नेचुरल क्रॉसिंग। तीसरा है नो इंडिविजुअल टेस्टिंग, और डी है वो डिजीज। तो मास सिलेक्शन में यील्ड इंप्रूवमेंट क्यों सीमित है, क्योंकि इन्वायरमेंट का तो इफेक्ट होता ही है, पर इन्वायरमेंट का इतना भी इफेक्ट नहीं होता कि जितना कि है वो यील्ड को है वो प्रभाव उसको है वो कम कर दे। यील्ड का होता है इन्वायरमेंट का, बट इतना नहीं होता कि वो पूरा यील्ड को है वो इम्पैक्ट डाल दे। नेचुरल क्रॉसिंग या मास सिलेक्शन होती है नेचुरल क्रॉसिंग, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो वहां पे चांसेस होता है कि कोई भी पोलन आके वो हमारी जो मेन फसल है उस पे वो फर्टिलाइज कर देगा उसको, और जो जेनेटिक क्वालिटी वो डिटोरिएट होती है। यस, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, होती है, लेकिन उतनी भी नहीं होती जितना है वो यील्ड को है वो इफेक्ट डाले। नो इंडिविजुअल टेस्टिंग, या इसमें क्या होता है, नो इंडिविजुअल टेस्टिंग, यही है वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। और डिजीज तो सेल्फ पॉलिनेटेड में भी आती है और क्रॉस पॉलिनेटेड में आती है, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है।
इसमें क्या होगा, इसका राइट आंसर जाएगा नो इंडिविजुअल टेस्टिंग। इसमें इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी टेस्ट नहीं करते हैं। इंडिविजुअली प्लांट प्रोजेनी टेस्ट नहीं करते तो इसमें हमें पता ही नहीं लगेगा कौन सी प्रोजेनी का है वो प्लांट का जो प्रोजेनी है उसकी यील्ड बढ़िया है। अब सारे 10 प्लांट है, 10 प्लांट में यील्ड है वो समान तो होगी नहीं। एक में है वो 15 दाने निकलेंगे, एक में 20 निकलेंगे, एक में 25 निकलेंगे, एक में 40 निकलेंगे। तो अगर हमने मान लो उस सीड्स को 40 वाले सीड्स को अलग नहीं किया तो उसका जो मान लो वाले जो दाने निकले प्लांट्स में उसका भार भी ज्यादा था और उसका बढ़िया कलर भी बढ़िया था, यूनिफॉर्म साइज के सीड थे, मार्केट वैल्यू भी बढ़िया है, लेकिन हमने सिलेक्शन नहीं किया। हमने क्या कर दिया, सारे को ही मास सिलेक्शन में मिक्स करके अगले साल के लिए तो वो लगा दिया। तो इससे क्या होगा, इंडिविजुअल टेस्टिंग नहीं की तो यील्ड इंप्रूवमेंट उससे हुई नहीं हमारी, मिक्स हो गया। फिर आगे से फिर अगले जनरेशन लगाएंगे, फिर अगले जनरेशन लगाएंगे। तो मास इंप्रूवमेंट में है वो नो इंडिविजुअल टेस्टिंग की जाती है। कोई इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी का टेस्ट है वो मास सिलेक्शन में होता नहीं है। तो इसीलिए है वो इसमें वो यील्ड इंप्रूवमेंट से वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। इसमें वो यील्ड इंप्रूवमेंट है वो कम होती है। अगली बात करते हैं, मास सिलेक्शन है वो मुख्यतः किस क्रॉप में होता है। पहले पहली बात की थी जो सेल्फ जो हमारा प्योर लाइन सिलेक्शन था वो किस में होता था, वो हमारे प्योर लाइन में उसमें होता था सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में। क्योंकि मास सिलेक्शन है वो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में होगा। अब राइस क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड। व्हीट क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड। मेट क्या है, मेज क्या है, क्रॉस पोलिनेटेड। बार्ले क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड। तो आंसर क्या चला जाएगा, मेज। मेज क्या है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। क्यों है, क्योंकि इसमें है वो मोनोसियस टाइप ऑफ फ्लावर से वो पाए जाते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन कि मास सिलेक्शन का है वो सिद्धांत है वो किसने है वो प्रस्तुत किया। तो जॉनसन ने क्या किया था, प्योर लाइन का सिद्धांत दिया था। डार्विन ने क्या किया था, डार्विन ने है वो दिया था जो सर्वाइवल फिटनेस का, सर्वाइवल मतलब फिटेस्ट थ्योरी इसने दी थी। जो नेचर में जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो सर्वाइव करेगा, जो कमजोर है वो सर्वाइव नहीं करेगा। विल्मोरिन में भी है वो नहीं दिया था। मेंडल ने वो जेनेटिक्स का है वो सिद्धांत दिया था। तो इसमें आंसर चला जाएगा आपका डार्विन वाला। क्योंकि मास सिलेक्शन क्या होता है, उस हिसाब से जो फिट होगा, जो नेचर में सर्वाइव करेगा वही है वो बढ़ पाएगा, वो उस पर ही बेस्ड है। ये है वो क्या बोलते हैं जो मास सिलेक्शन है। सिलेक्शन है वो किस पर है वो डार्विन वाले उस पे है वो सिद्धांत पर है वो आधारित है। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है मास सिलेक्शन का है वो सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो मास सिलेक्शन का सिद्धांत है वो डार्विन ने दिया था। ठीक है, उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मास सिलेक्शन में है वो मास सिलेक्शन में सीड है वो किस से है वो लिया जाता है। ठीक है, तो मास सिलेक्शन में बेस्ट प्लांट है वो बल्क है वो किया जाता है। राइट। तो अगला जो हमारा जो मेथड था वो है पेडिग्री मेथड्स। तो पेडिग्री मेथड से हम थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पेडिग्री मेथड से वो किस क्रॉप में है वो सबसे ज्यादा यूज है वो होती है। तो पेडिग्री मेथड से वो पेडिग्री मेथड से वो सबसे ज्यादा है वो हमारे सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में है वो यूज होती है। कैसे होती है, क्योंकि पेडिग्री में क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेडिग्री होता क्या है, पेडिग्री मैंने आपको लेक्चर में बताया था, दो पेरेंट्स होंगे, ये होगा फीमेल पेरेंट्स, ये होगा मेल पेरेंट्स। इसका आपस में क्या करवाएंगे, हम क्रॉस करवाएंगे। तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका F1। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा F1। ठीक है, अब इस F1 के सीड को हमने हार्वेस्ट किया, फिर उसके अगले साल हम उसको लगा दिया। ठीक है, लगा दिया, उसको स्पेस प्लांट कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा F2 हो गया। जो हमने लगाने के बाद जो भी बनेगा हमारा सीड्स क्या होगा, F2 होगा। अब इसमें हम लोग है वो सिलेक्शन है वो अप्लाई इसमें है वो करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन अप्लाई करते हैं, फिर सिलेक्शन करने के बाद में फिर है वो
उसमें वो सिलेक्शन अप्लाई करते हैं, लेकिन पेडिग्री में जो इंडिविजुअल प्लांट्स होता है ना, उसके सीड्स को हार्वेस्ट करते हैं, उसका पेडिग्री है वो मेंटेन है वो रिकॉर्ड हम रखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे इंडिविजुअल प्लांट्स का सीड है उसको हार्वेस्ट किया, उसको अलग से हमने लगाया, उसको है वो अलग से लगाया, उसको है वो हमने है वो अलग मिक्स हम नहीं करते हैं। इंडिविजुअल प्लांट का है वो हम एंसेस्टर का है वो रिकॉर्ड हम रखते हैं। फिर उसके बाद में है वो ऐसा ऐसा करके 7-8 जनरेशन तक करेंगे। उसके बाद में है वो वेराइटी को है वो रिलीज कर दिया जाता है इसमें पेडिग्री मेथड्स में। तो पेडिग्री मेथड से वो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में है वो की जाती है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में है वो नहीं की जाती है। क्योंकि अगर मान लो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में हमने कर दिया या F1 बना, फिर उसको हमने लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया क्रॉस पोलिनेटेड, मान लो ये दो पेरेंट्स हैं, क्रॉस पोलिनेटेड F1 बन गया हाइब्रिड, ठीक है। F1 हाइब्रिड बन गया, उसको अगले अगले साल के लिए लगा दिया, तो अगले साल के लिए लगा दिया, तो ये क्या है, ये तो ये क्या क्रॉस पोलिनेटेड है, ये क्या क्रॉस पोलिनेटेड है, तो ये अकेला थोड़ी रहेगा बेटा, ये अपने कोई भी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होगी पास में, उसके पोलन के साथ क्या होगा, ये मिक्सचर हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो अगली जो F3 बनेगी वो क्या बनेगी, वो उससे भी अलग बनेगी, तो वो कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारी जेनेटिक प्योरिटी क्या हो जाएगी, डिटोरेट हो जाएगी। तो वैरायटी को डेवलपमेंट करने का कोई फायदा ही नहीं है, पूरा मिक्सर हो जाएगा। पता लगा हम वीट का क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, तो पेडिग्री मेथड में क्रॉस जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में हम वीट का क्रॉस करवा रहे हैं, करवाते 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 अगर मान लो कि भाई उसमें क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में कोई वीट की या फिर कोई किसी भी जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है बाजरा की, या फिर बाजरे का हम मान लो, सपोज बाजरे का हम वो है वो लगवा रहे हैं, यहाँ पे करवा रहे हैं क्रॉस, तो हम अगर F2 के बाद में अगर हमने लिया, तो फिर वो क्या करेगा, किसी और के साथ वेराइटी का क्रॉस कर जाएगा, तो F3 तो अलग ही बन जाएगी, फिर F3 अगला और किसी से भी क्रॉस कर सकता है आगे। तो इस प्रकार से इसमें क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा, तो सीड्स होगा वो हमारी जेनेटिक क्वालिटी उसकी है वो बहुत ज्यादा वो डिटोरिएट हो जाएगी। पता चला कोई नहीं है वो वेराइटी डेवलप हो गई, तो वो क्या है, नेचर द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है। तो इसलिए है वो पेडिग्री मेथड से वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में है वो वाइडली है वो एक्सेप्टेड और यूज है वो किया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं पेडिग्री मेथड में सिलेक्शन है वो कब किया जाता है, F1 है, F1 में तो हम सिलेक्शन करते नहीं है, पेडिग्री में क्या करते हैं, F1 बनाइए, इसमें तो हम सिलेक्शन करते नहीं है। जब हम इसको लगाएंगे, F1 तो क्या यूनिफॉर्म है लगभग, उसके बाद में जब हम F1 को जो बना है उसको आगे साल के लिए हम लगाएंगे, तो वहां पे क्या होगा है वो है वो हम सिलेक्शन करते हैं। क्यों क्यों करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन F2 में, F2 और सब्सिक्वेंट जनरेशन में ही क्यों करते हैं सिलेक्शन, क्योंकि इसमें वेरिएशन है वो बहुत है वो ज्यादा होता है, वेरिएशंस बहुत ज्यादा होता है इसमें। क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, जब F1 के बाद में अगर संतति को ग्रो करते हैं F2 में, तो जो उसके जीन्स और एलील है वो क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। जीन्स और एलील बिखर जाएंगे, तो वहां पे है वो हम सिलेक्शन करते हैं, वहां पे जो हम अच्छे अच्छे पौधे को है वो सिलेक्शन करके वो चूज करते हैं। तो पेडिग्री सिलेक्शन में, पेडिग्री मेथड्स में है वो सिलेक्शन कब शुरू किया जाता है, राइट आंसर चला जाएगा F2 जनरेशन और उसके बाद सब्सिक्वेंट जनरेशन, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेडिग्री मेथड्स का मुख्य लाभ क्या है, उसका है वो क्या बेनिफिट्स है। तो पेडिग्री मेथड पहला है नो रिकॉर्ड, रिकॉर्ड हम रखते हैं पेडिग्री मेथड में एंसेस्टर का। दूसरा पेडिग्री रिकॉर्ड मेंटेन, यस पेडिग्री रिकॉर्ड मेंटेन, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा सिंपल, पेडिग्री मेथड में हम वो मेंटेन हम रखते हैं, पेडिग्री हम मेंटेन रखते हैं, उसका है वो प्लांट नंबर क्या, पेडिग्री का मतलब हो गया उसका पेरेंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं कि प्लांट कौन से जो F2 बना, F3 बना, F4 बना, वो कौन से प्लांट से वो डेराइव्ड हुआ है, 15 नंबर प्लांट से हुआ, 16 नंबर प्लांट से हुआ, उसका यील्ड परफॉर्मेंस क्या है, उसका उसका वो हम सारा है वो लेखा जोखा हम रखते हैं। क्योंकि पेडिग्री मेथड जितना आसान आपको मैं समझा रहा हूँ उतना है नहीं, प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो बहुत ज्यादा है वो इसमें है वो दिक्कत आती है। तो पेडिग्री मेथड्स में फिर हमने आपको बताया भी था जो मेरा लेक्चर है उसमें, कि पेडिग्री मेथड में रिकॉर्ड को हम कैसे मेंटेन रखता है ब्रीडर, तो उस हिसाब से वो रिकॉर्ड भी इसमें मेंटेन है वो रखा जाता है। ये फास्ट मेथड तो है नहीं, इसमें वैरायटी डेवलप करने के लिए 14-15 साल है वो लग जाते हैं, फास्ट मेथड तो है नहीं, नो क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये मेथड जाएगा इसका, पेडिग्री मेथड का मुख्य लाभ है पेडिग्री रिकॉर्ड मेंटेन सबसे ज्यादा।
उसके बाद में है पेडिग्री मेथड्स में सिलेक्शन का क्या बेस है। तो पेडिग्री मेथड्स में सिलेक्शन का फिनोटाइप बेस है, या फिर जीनोटाइप प्लस फिनोटाइप है, या फिर इन्वायरमेंट है, या फिर यील्ड है। तो इसका राइट आंसर जाएगा जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप होता है कि पौधे को बाहर से देखकर हम उसका है वो सिलेक्शन करना। प्लांट्स का हाइट क्या है, प्लांट की लेंथ क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, पत्तियां कितनी उसमें उसमें ग्रेन कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, ग्रेन का यील्ड क्या है, ग्रेन का वेट क्या है, वो सारा देख के हम हमें वो पता लगाना, वो क्या है ऑब्जर्वेशन, बाई विजुअल ऑब्जर्वेशन, उसको बोलते हैं हम फिनोटाइप। जीनोटाइप का इसका मतलब है कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्लांट्स। जेनेटिक मतलब जीन उसमें प्रेजेंट होती है, ये हमें बाहर से दिखाई नहीं देती, ये हमें परफॉर्मेंस से ही पता लगती है। उसको बोलते हैं हम जीनोटाइप। जब परफॉर्मेंस करेगा तभी पता लगेगा हाँ जीनोटाइप इसका ये है। इसमें हम जीनोटाइप कैसे मेंटेन रखते हैं? रिकॉर्ड, पेडिग्री रिकॉर्ड को रखते हैं, कौन से प्लांट से डेराइव किया गया है, उसका प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, वो का वो अगले जनरेशन में आ रहा कि नहीं आ रहा है, वैसा वैसा कैरेक्टर आ रहा कि नहीं आ रहा है। दैट मीन्स उससे हम पता लगा लेंगे ये जीनोटाइपिक है, वो जीनोटाइप भी इसका है वो सिमिलर है, आगे कोई वेरिएशन उसमें नहीं आ रहा। फिनोटाइप तो बाई विजुअल। तो पेडिग्री में सिलेक्शन का जो मेन बेस है वो क्या है? फिनोटाइप नहीं है, फिनोटाइप भी नहीं है, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों है। राइट, तो इसका आंसर चला जाएगा जीनोटाइपिक प्लस फिनोटाइप। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि जो पेडिग्री मेथड्स है वो पेडिग्री मेथड्स है वो पेडिग्री मेथड से वो किसके लिए है वो अप्लाई जाती है। मतलब पेडिग्री मेथड किसके बाद है वो अपनाई जाती है। पेडिग्री में क्या होता है? सिलेक्शन, उसके बाद म्यूटेशन, फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर मास सिलेक्शन। तो कौन सा मेथड हो गया? हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको बताया था पेडिग्री मेथड का मतलब यही होता है, दो वेराइटी को क्रॉस किया, ये क्या बनेगा? हाइब्रिड बनेगा, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। जो हाइब्रिड बना इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके बाद में हमने क्या किया? सिलेक्शन किया F2 में। यहाँ से भी, यहाँ से हमने क्या किया? सिलेक्शन किया। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद है वो अपनाई जाती है। ठीक है, सिलेक्शन के बाद नहीं, सिलेक्शन के बाद में अप्लाई, यहाँ के इसके बाद नहीं। पेडिग्री मेथड है वो F2 के और उसके बाद है वो सिलेक्शन है वो अप्लाई है वो की जाती है। म्यूटेशन इसमें नहीं, हाइब्रिडाइजेशन यस, मास सिलेक्शन नो। तो इसका आंसर चला जाएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन। अगला क्वेश्चन है पेडिग्री मेथड में किस वो जनरेशन में मैक्सिमम वेरिएशन है वो आती है। तो पेडिग्री सिलेक्शन में मैक्सिमम वेरिएशन है वो F2 में आती है, लॉग सेग्रीगेशन F2 इसका। तो इसका राइट आंसर है वो सिंपल सा है वो F2 है वो चला जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है पेडिग्री मेथड से वो अधिक लेबर इंटेंसिव क्यों है। ठीक है, तो पेडिग्री मेथड से वो अधिक लेबर इंटेंसिव क्यों है? क्यों है पेडिग्री में? इसमें आप ही बताओ क्यों है। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, पेडिग्री का मैं रिकॉर्ड को मेंटेन रखना पड़ता है हर एक साल में। उसके लिए टेक्निकल है वो पर्सन चाहिए, टेक्निकल पर्सन चाहिए, तो वो क्या है, फीस मांगेगा। ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, ज़्यादा उसमें वो लेबर चाहिए। उसका क्या है, इकोनॉमी भी है वो कम है, इसका कॉस्ट भी है वो कम है। तो ये क्या है, लेबर है वो इंटेंसिव है। तो इसका मतलब हो गया क्योंकि इसमें रिकॉर्ड को कीपिंग करने के लिए क्या हो जाता है कि हमें है वो जरूरत है वो पड़ती है। क्योंकि ये सिंपल कोर्स जो कोर्स तो है नहीं, इसमें हर एक जनरेशन का एंसेस्टर का है वो रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसके लिए हमें क्या है, लेबर चाहिए, लेबर इंटेंसिव है ये। तो सिंपल सा आंसर चला जाएगा, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए है वो ये लेबर इंटेंसिव है। क्रॉसिंग के लिए है ही नहीं है, क्रॉसिंग होती ही नहीं है क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में है, तो क्रॉसिंग होती नहीं है। म्यूटेशन का चांसेस में बहुत कम होता है, म्यूटेशन होता है तो भी वो स्पॉन्टेनियस जो हमारी जो म्यूटेशन होगा वो क्या है 10⁻⁻⁶ वो चांसेस होता है उसका, तो बहुत कम है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा पेडिग्री मेथड में है वो होमोजाइगोसिटी है वो कैसे है वो बढ़ती है। पेडिग्री मेथड में है वो होमोजाइगोसिटी है वो कब है वो बढ़ती है। तो पेडिग्री मेथड्स में हम जो लेट जनरेशन में, पहला ऑप्शन है अर्ली जनरेशन में, दूसरा ऑप्शन है लेट जनरेशन में, तीसरा ऑप्शन है ऑलवेज और नेवर। तो यहाँ तक तो जब हमने सिलेक्शन किया, यहाँ पे जो F2 है जो हमारा ये है, यहाँ पे पेडिग्री में क्या होता है, दो दो वैरायटी है, इसका क्रॉस किया, फिर F1 बना, F1 से फिर क्या हमने सिलेक्शन अप्लाई किया, फिर उसी हिसाब से फिर हमने वो उसको 7-8 जनरेशन तक हम उसको ग्रो करते हैं।
देखते हैं कि उसमें होमोजाइगोसिटी व सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे नहीं आ रहे, उसका पेडिग्री एंसेस्टर रिपोर्ट है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी वो वेरिएशन एक नहीं है। अगर वो वेरिएशन नहीं है तो वो 7-8 जनरेशन के बाद में है वो इसका है वो होमोजाइगोसिटी का है वो बढ़ जाती है। से 7 जनरेशन तक करेंगे तो 100% ये होमोजाइगस और होमोजीनियस हो जाएगा। तो ये बढ़ेगी हमारी लेट जनरेशन में, पर्टिकुलरली F7 ऑप्शन में अगर है तो ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो जाएगा आंसर F8। ठीक है, तो इसका आंसर F7 या फिर F8 चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेडिग्री मेथड की सबसे बड़ी लिमिटेशंस क्या है, वो इसकी है वो डिसएडवांटेज इसका पेडिग्री मेथड्स का क्या है। तो आंसर चला जाएगा ये कॉस्ट है, ज़्यादा कॉस्ट लगती है क्योंकि लेबर इसमें ज़्यादा लगते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है रिकॉर्ड मेंटेन करने का, और उसमें पेडिग्री वैरायटी को डेवलप करने में 15-20 साल लग जाते हैं, 15 साल, लेबर इंटेंसिव है, ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑल ऑफ देम, सभी है वो जिम्मेदार है इसके लिए। अगला बात करते हैं पेडिग्री मेथड में यूनिफॉर्म वैरायटी कब बनती है। तो मैंने आपको बताया था 6 to 7 जनरेशन, यहाँ पे मैंने 7 to 8 बोला है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये 6 to 7 नहीं है तो 8 या ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए वो लेट जनरेशन वाला चला जाएगा F6 to 7। अगर F6 7 भी है और F8 और F9 भी है तो F8 और F9 है वो मोर करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडिग्री मेथड्स किस प्रिंसिपल्स पर है वो आधारित है, उसका प्रिंसिपल्स क्या है पेडिग्री मेथड्स का। तो पहला है नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा ऑप्शन है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, तीसरा ऑप्शन है बोथ, चौथा ऑप्शन है म्यूटेशंस। तो कौन सा आंसर जाएगा इसमें, इसमें आंसर जाएगा आपका वो बोथ, क्योंकि इसमें नेचुरल सिलेक्शन भी है वो होता है, नेचुरल सिलेक्शन भी होगा और आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी है वो इसमें है वो अप्लाई है वो किया जाता है। नेचुरल सिलेक्शन जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो हमने F2 और उसके बाद में वो कर दिया आर्टिफिशियल सिलेक्शन, और नेचुरल सिलेक्शन नेचर भी है वो कुछ सिलेक्शन है वो करती है इसमें। तो इसका आंसर चला जाएगा पेडिग्री मेथड्स का नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बोथ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि पेडिग्री मेथड्स में वो प्रिंसिपल्स उसका क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है, आर्टिफिशियल है, बोथ है, नन है। तो आंसर चला जाएगा बोथ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा जाता है पेडिग्री मेथड में डिजीज रेजिस्टेंस सिलेक्शंस वो क्या है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, कैसा है, इजी है, क्या है। तो पेडिग्री में है वो डिजीज रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इजी होता है, क्योंकि पेडिग्री में क्या है हम क्रॉस करवाते हैं फीमेल और मेल का इसमें क्रॉस करवाएंगे, तो हम मेल पेरेंट्स को है वो एज ए रेजिस्टेंस भी हम यूज करके इसका है वो जीन को है वो ट्रांसफर इसमें है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम है वो इसमें है वो इजी है वो मेथड हो सकता है ये इसमें। तो पेडिग्री का है वो ये वो चला जाएगा, इसका आंसर इजी मेथड है। अब बात करते हैं पेडिग्री मेथड्स की है वो सबसे ज्यादा है वो कहाँ यूजफुल है वो होता है पेडिग्री मेथड। तो पेडिग्री मेथड से वो सबसे ज्यादा है वो सेल पोलिनेटेड क्रॉप में यूज होता है। अगर ऑप्शन में सेल पोलिनेटेड क्रॉप इसमें है नहीं तो सेल पोलिनेटेड तो जाएगा ऑप्शन में। सेल पोलिनेटेड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, हाईली यूनिफॉर्म होती है, तो इसलिए है आंसर है वो ये है वो चला गया कि इसमें है यूज की जाती है। तो ये क्वेश्चन थे आज प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन और पेडिग्री मेथड सिलेक्शन से। यस्टरडे हमने है वो बल्क मेथड्स के वो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, लेकिन आज फिर भी थोड़ा से क्वेश्चन से उसको रिकॉल हम कर लेते हैं बल्क मेथड को भी। तो बल्क मेथड्स की बात करते हैं। तो बल्क मेथड में सिलेक्शन मुख्यतः किस पर है वो निर्भर करता है। पहला क्वेश्चन, बल्क मेथड क्या होता है, बल्क ही होता है, उसमें हम सिलेक्शन क्या करते हैं 8वें 9वें जनरेशन तक। याद करो आप मेरा कल वाला वीडियो, उसमें हम बल्क मेथड में ये पढ़ा था कि उसमें सिलेक्शन है वो 7-8 जनरेशन के बाद में करते हैं। सिंपली हमने सीड्स को लिया, क्रॉस करवाया, F1 बना, उसके बाद में उसको क्या किया तो अपना जैसे मास सिलेक्शन हुआ रखा, फिर हमने अगले अगले जनरेशन के लिए रख दिया सीड्स को, अगले जनरेशन के लिए ग्रो कर दिया, कुछ रख दिया, कुछ लगा दिया। तो बल्क है वो हम इसमें है वो 7-8 जनरेशन तक करते हैं। 8 के बाद में वो सिलेक्शन है इसमें अप्लाई करते हैं। तो 7 जनरेशन तक हम करेंगे तो क्या होगा इसमें है वो सिलेक्शन होगा, क्या होगा, कौन सा होगा, नेचुरल इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं। नेचर ही है वो सिलेक्ट है वो करती है।
ठीक है, तो ये इसमें आंसर चला जाएगा नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो बल्क मेथड किस प्रकार की है वो क्रॉप के लिए है वो यूजफुल होता है। तो बल्क मेथड है वो हमेशा है वो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप के लिए है वो यूजफुल होता है। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप के जैसे वीट और राइस के लिए है वो यूजफुल होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, होमोजाइगोसिटी है वो बढ़ती है। अगला क्वेश्चन से हमारा, ये हमने यस्टरडे डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जब हम पढ़ रहे हैं तीनों मेथड। तो बल्क मेथड है वो इफेक्टिव है वो कौन से जनरेशन में होता है। तो मैंने आपको बताया था F7 और F8 के बाद में, तो इसमें ऑप्शन F5 ही है। तो ऑप्शन ये F5 है वो चला जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ आता है, इसमें बल्क मेथड का सबसे बड़ा लाभ क्या है। पहला है हाई प्रिसीजन, दूसरा है लो लो लेबर रिक्वायरमेंट, तीसरा है एवरी जनरेशन सिलेक्शन, चौथा है कंप्लीट ब्रीडर कंट्रोल। तो इसमें क्या आंसर चला जाएगा, लो लेबर रिक्वायरमेंट, क्योंकि इसमें ये क्या है, ये किस पर बेस होती है, ये डार्विन के सिद्धांत पर बेस होता है। बल्क मेथड और मास, नेचर खुद ही है वो सेलेक्ट करती है, अच्छे अच्छे सेलेक्ट कर देगी, रिजेक्ट है वो जो लोअर है उसको रिजेक्ट कर देगी। तो नेचर है वो खुद ही है वो सेलेक्ट करती है। तो ये क्या है, इसमें क्या है, लो लेबर की जरूरत नहीं है, खुद आर्टिफिशियल सिलेक्शन इसमें अप्लाई होता नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन इसमें अप्लाई होता है। तो ये क्या है, लो लेबर रिक्वायरमेंट, लो लेबर, लेबर की जरूरत नहीं है, लेबर खुद ही है वो, नेचर इसका है वो जो प्लांट्स को है वो सेलेक्ट है वो करेगी। तो इसमें आंसर चला जाएगा लो लेबर रिक्वायरमेंट। अगला बात करते हैं, इसमें ये भी होता है, इसमें रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी क्या होता है, जरूरत है वो नहीं पड़ती है। जबकि पेडिग्री में है वो हमें इंडिविजुअल रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। वहां पर क्या होता है, इंडिविजुअल प्लांट से वो सिलेक्शन हमें करना पड़ता है। इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन बिना लेबर के तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए वहां पे लेबर है वो पेडिग्री में वो ज्यादा लगती है। जबकि इसमें है वो कोई इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन हम नहीं करते हैं, तो इसमें लेबर का रिक्वायरमेंट और है वो कम होती है, और रिकॉर्ड हम पेडिग्री रिकॉर्ड भी हम मेंटेन नहीं रखते हैं इसमें। अगला है बल्क मेथड की मुख्यतः लिमिटेशंस क्या है वो बल्क मेथड्स में है वो मुख्यतः है वो लिमिटेशन है। तो इसका बल्क मेथड में मुख्यतः लिमिटेशन का आंसर जाएगा सुपीरियर प्लांट्स का लॉस हो जाना। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या नेचर है वो सेलेक्ट करती है, नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो क्या पता नेचर ने कोई अच्छा प्लांट्स है वो देख के सेलेक्ट कर लिया हो, लेकिन एक्चुअली रियलिटी में उसकी यील्ड ज्यादा हो, लेकिन नेचर ने सेलेक्ट कर लिया अपने हिसाब से, अच्छा प्लांट से, लेकिन नेचर ने उस प्लांट को सिलेक्ट कर लिया, तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें क्या है, सुपीरियर प्लांट का एलिमिनेशन और लॉस होने के चांसेस है वो वो ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए तो बोलते हैं बल्क मेथड और मास मेथड से वो क्या है, वो थोड़ा इनएक्यूरेट मेथड है। वो हम मास सिलेक्शन बल्क मेथड है वो 10,000 साल पहले चाइना लोग वो करते थे, लेकिन आज हमने थोड़ा इसमें मॉडिफाइड हमने किया है, थोड़ा सिलेक्शन हम पीछे जनरेशन में जाके हम सिलेक्शन है वो करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा बल्क मेथड। उसके बाद में हमने ये डिस्कस किया था ये स्टडी के मॉडिफाइड बल्क मेथड से वो क्या है, बल्क मेथड की जो कमी थी उसको दूर करने के लिए है वो मॉडिफाइड बल्क मेथड यूज किया। बल्क मेथड की कमी क्या क्या थी, सबसे बड़ी कमी ये थी कि उसमें है वो सिलेक्शन हम करते थे, सिलेक्शन हम करते ही नहीं थे। जो डार्विन के सिद्धांत पर है वो कार्य करता था, जो नेचर में जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो सर्वाइव कर लिया, जो वीक है वो एलिमिनेट हो जाता था। उसका वो है वो डिसएडवांटेज था एक, क्योंकि जो उसमें क्या हुआ, तो हमारे अच्छे थे जो सीड्स थे वो भी है वो नेचर सेलेक्ट कर लेती थी। नेचर को अच्छा नहीं लगा तो वो सेलेक्ट कर लेती थी कि एक्चुअली परफॉर्मेंस उसकी बढ़िया थी सीड्स की, लेकिन नेचर ने सेलेक्ट कर दिया तो हमारे को तो नुकसान हो गया। तो उसकी कमी को दूर करने के लिए मॉडिफाइड सिलेक्शन मेथड से वो यूज किया था। जैसे यस्टरडे मैंने आपको बताया था, उसमें क्या करते हैं हम F2 में हम सिलेक्शन अप्लाई कर देते हैं, जबकि बल्क मेथड में सिलेक्शन हम अप्लाई नहीं करते, अप्लाई करते हैं 6 जनरेशन या 8 जनरेशन के बाद। लेकिन मॉडिफाइड बल्क मेथड में हम F2 में सिलेक्शन अप्लाई कर देते हैं, उसको फिर है वो अगले साल है वो मिक्स करके वो आगे बल्क करके ग्रो कर देते हैं। ठीक है, फिर उसी प्रकार से 1-2 साल के लिए करते हैं, फिर इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी ग्रो करते हैं, 1-2 साल उसको चलाते हैं। फिर अगला है वो फिर प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल लगाते हैं। प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल में भी फिर आगे है वो हम उसमें है वो प्री इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी का है वो सिलेक्शन करते हैं बल्क मेथड में। उसके बाद में उसमें भी हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद में हमें जो प्योर लाइन मिलेगी उसका हम क्या करेंगे, फिर वो प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल के साथ हम क्रॉस करवाएंगे, वहाँ की जो लोकल वेराइटी है उसके साथ हम क्रॉस करवाएंगे। उसके बाद में हम उसको है वो अलग अलग AICRP जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है
वो जो उनके सेंटर है वहां पे बेचा जाएगा। फिर क्या होगा, ब्रीडर सीड बनेगा, फाउंडेशन, उसके बाद में है वो वैरायटी को रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद में है वो सीड का प्रोडक्शन होगा, जैसे ब्रीडर बनेगा, फाउंडेशन बनेगा, सर्टिफाइड बनेगा। तो ये सारी कहानी मैंने आपको है वो मेरे जो लेक्चर है प्लांट ब्रीडिंग के जो पहले के लेक्चर वो आप देख सकते हो, तो उसमें सारी आपको कहानी है वो समझ में आ जाएगी। फिर ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप आसानी से है वो कर पाओगे सारे। तो ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो मैंने जो जितनी भी सारी जो हमारी जो पीपीटीज है मेरी, वो सारी सारी मैंने वो समझा दी है आपको, ये ब्रीडिंग मेथड्स की। अभी और भी ब्रीडिंग मेथड है हमारे, सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, और मल्टी लाइन वैरायटी कैसे डेवलप होती है, किस कौन से मेथड्स होती है, अभी मेथड्स है वो चलेंगे। तो अभी बहुत सारे मेथड्स बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। सारे सारे मेथड्स, सारे सारे मेथड नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आने वाले जो लेक्चर होंगे उसमें हम वन बाय वन है वो मेथड्स को है वो इजीली अंडरस्टैंडिंग करते हुए हम वन बाय वन है वो चलेंगे। उसके बाद में जो भी ब्रीडिंग मेथड अभी बच गए हैं आगे, उसका हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सीरीज है वो डिस्कस करेंगे, जैसे अभी इनमें है वो की थी प्योर लाइन की, मास सिलेक्शन की, पेडिग्री की, बल्क मेथड की और मॉडिफाइड बल्क मेथड की। तो ये आज हमने है वो पूरा है वो डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन से मॉडिफाइड बल्क मेथड क्यों विकसित किया गया, वही मॉडिफाइड बल्क मेथड क्यों विकसित किया गया, क्योंकि बल्क मेथड की लिमिटेशन को दूर करने के लिए। यही क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा ही, इंपोर्टेंट क्वेश्चन से यही पूछा जाता है, बल्क मेथड की जरूरत क्या पड़ी। उसके बाद में बल्क मेथड, मॉडिफाइड बल्क मेथड होता क्या है, तो ये क्या होता है, ये बल्क मेथड प्लस अर्ली जनरेशन सिलेक्शन, राइट, सिंपल है। क्योंकि जो बल्क मेथड था उसमें हमने अर्ली जनरेशन सिलेक्शन नहीं किया था, 7-8 जनरेशन बाद में हमने सिलेक्शन अप्लाई किया था, जबकि मॉडिफाइड बल्क मेथड में F2 के बाद में हमने वो सिलेक्शन अप्लाई कर दिया था। तो इसलिए ये है वो ये है यहाँ पे है वो ये आंसर है वो चला जाएगा। अगला क्वेश्चन से मॉडिफाइड बल्क मेथड में ब्रीडर कंट्रोल कैसा होता है, कैसा होता है, उसमें ब्रीडर का जो कंट्रोल होता है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है। उसके बाद में है पेडिग्री मेथड, हमने वो डिस्कस है वो कर लिया है। बल्क मेथड को नेचुरल सिलेक्शन मेथड से वो क्यों कहते हैं, ठीक है, तो ये सारा हमने वो डिस्कस है वो लगभग हमने वो कर लिया है पूरा डिस्कस। हम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन बच गए हैं बल्क मेथड में। बल्क मेथड को हम नेचुरल सिलेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट है वो सिलेक्शन करता है, इसका नेचर है वो सिलेक्शन है वो करता है। जो मैंने हम पूरा डिस्कस हमने है वो अभी कर ही लिया है सारा। ये बल्क मेथड में नेचर है वो इन्वायरमेंट, नेचर है वो सिलेक्शन करता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। उसके बाद में पेडिग्री मेथड को आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, आप ही बताइए कमेंट करके। क्योंकि पेडिग्री मेथड में क्या होता है, ब्रीडर द्वारा है वो सिलेक्शन किया जाता है, इसलिए उसको है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है वो बोला जाता है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब चीजें है वो बहुत ही ईजी है वो लगेगी। अब आपको ईजी लग रहा होगा कि पेडिग्री मेथड में आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्यों किया, आर्टिफिशियल मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें ब्रीडर द्वारा सिलेक्शन किया जाता है पेडिग्री मेथड में। तो ये सब है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से वो रिलेटेड है। उसके बाद में है वो अगला क्वेश्चन से वो वाइड अडोप्टेशन वाली वेराइटी सामान्यतः किस मेथड से है वो मिलती है, तो वाइड अडोप्टेशन वाली वेराइटी है वो सामान्यतः है वो बल्क मेथड्स में मिलती है। बल्क मेथड से वो क्यों, क्योंकि बल्क मेथड से मिलती है, इसका कारण है क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन के कारण है वो इसमें स्टेबिलिटी एंड अडोप्टेशन है वो अधिक हो जाता है, इसलिए है वो बल्क मेथड में। अगर क्वेश्चन पूछे वाइड अडोप्टेशन वाली वेराइटी सामने थे किस मेथड्स में हमें वो देखने को मिलती है, तो आंसर जाएगा हमारा बल्क मेथड। क्यों जाएगा, क्योंकि बल्क मेथड्स में क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा तो वो क्या होगा, अडोप्टेबिलिटी है वो उसकी अधिक होगी। तो इसीलिए है वो वाइडर अडोप्टेशन है वो वेराइटी का है वो बल्क मेथड में है वो देखने को मिलता है। जबकि पेडिग्री में आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया जाता है तो वहां पे वो इतना है वो अडोप्टेशन देखने को नहीं मिलेगा। बैक्रॉस में वो बैक्रॉस का मतलब क्या होता है, F1 का है वो किसी भी पेरेंट्स के साथ है वो मेल और फीमेल किसी भी पेरेंट्स के साथ है वो क्रॉस करवा देना, उसको क्या बोलेंगे हम, बैक्रॉस मेथड बोलेंगे। ये अभी हम पढ़ेंगे आगे बैक्रॉस मेथड्स क्या है, ठीक है। और
ठीक है, तो ये इसका आंसर है वो बल्क मेथड है वो चला जाएगा। अगला है आपका नेरो एडोप्टेशन वाली वैरायटी किस मेथड से है वो डेवलप की जाती है, तो इसका आंसर है वो पेडिग्री मेथड से, क्योंकि वहाँ पे हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन हम करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो ऑटोमेटिक अडोप्टेबिलिटी कम जाएगी। तो नेरो एडोप्टेबिलिटी किस में हो गई, हमारी पेडिग्री मेथड्स में हो गई, पेडिग्री मेथड्स में है वो हमारी नेरो एडोप्टेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि हम उसमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं तो वैरायटी क्या होगी, स्टेबल है नहीं होगी, कम होगी स्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन से बल्क और पेडिग्री मेथड्स दोनों में कौन सी है वो क्रॉप वो कॉमन है, कौन सा क्रॉप में है वो बल्क और पेडिग्री मेथड से वो यूज है वो किया जाता है। तो वीट मेथड में बल्क में है, सॉरी जो वीट क्रॉप है उसमें है वो बल्क मेथड एंड पेडिग्री दोनों का है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है पेडिग्री मेथड की सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, तो पेडिग्री इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हाई कॉस्ट ऑन लेबर, ये जो हमने पिछला है वो डिस्कस किया था। तो ये सब सारे क्वेश्चन है वो हमारे ब्रीडिंग मेथड्स के थे, कौन कौन से थे, प्योर लाइन के, मास सिलेक्शन के, मॉडिफाइड मास सिलेक्शन के, और पेडिग्री मेथड्स के, बल्क मेथड के और मॉडिफाइड बल्क मेथड के। 6 ब्रीडिंग मेथड के है वो हमने है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं अक्सर कंफ्यूजन होता है वो हमने है वो डिस्कस है वो कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा ब्रीडिंग मेथड आएगा अगला, उसका हम नेक्स्ट क्लास में हम 6-7 दिन में सारे ब्रीडिंग मेथड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद में जैसे अभी हमने टेस्ट सीरीज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले अभी डिस्कस किए, उस हिसाब से उनमें भी ब्रीडिंग मेथड कंप्लीट होने के बाद में वो डिस्कस हम कर लेंगे। फिर हम सारे जो हमने ब्रीडिंग मेथड पढ़े हैं उनका एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज है वो 3 घंटे की हम में वो पूरा है वो लाइव आके हम डिस्कस हम करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे।